अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती हैं कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें ये कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद होगा छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम ये भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो उनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं। फिर अलीमा खान ने कहा कि 2 हफ्ते कबल आम तरीन जराए से हमारा राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब की हालत खराब हो गई, वो खुद से बातें कर रहे हैं, एजेंसियां ऐसी खबरें दे रही हैं। हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मुआलजीन से इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का साइफर वाला केस चल रहा था ना, तो जज बशीर बीमार था, उसने छुट्टी मांगी तो उसे कहा गया कि जब तक तुम इमरान खान को सजा नहीं देते तुम्हें छुट्टी नहीं मिलनी। इद्दत वाले जज की घर में शादी थी बच्चे की, तो उसे कहा गया कि जब तक तुम सजा नहीं सुनाते तुम्हारे बेटे की शादी भी नहीं होने दी जाएगी। मुझे इन जजेस पर भी तरस आता है, अलीमा खान कह रही हैं। फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी, और इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जुल्म के साथ काम नहीं चलना। अगर आप सोचें कि 5 साल एक्सटेंशन लेकर आप मजीद जुल्म करेंगे तो अब ऐसा काम नहीं चलना। लोगों का मूड देखे, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खानम कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इस शक को साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार हो गया है, क्योंकि उनको कल कहने में आसानी हो कि इमरान खान को कुछ हो गया है। इमरान खान को पहले ही गोलियां मार चुके हैं और 2 मरतबा उनको वैसे इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मगर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मुझे जेल में कुछ हुआ या मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ, तो उन्होंने जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने कोई चीफ जस्टिस पे या वजीर आजम पे किसी भी नहीं डाली। उन्होंने कहा जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये हो। उनका पैगाम भी आया है जेल से और इमरान खान साहब की मुलाकातें हो गई, इमरान खान साहब की फैमिली से भी हो गई मुलाकातें, जो है वो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें हो गई। तो इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करना चाहता हूं अगर वो तैयार है। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था मगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने 3 बातों की वजाहत की है। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी, नून लीग ने पाकिस्तान की अखलाकियात खत्म कर दी हैं। इमरान खान ने अमर बिल मारूफ की बात की कि सच के साथ खड़ा होना है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि एनआरओ देने वाले सच कैसे बोलेंगे। इमरान खान ने यास्मीन राशिद और अंदलीप अब्बास की मिसाल दी और कहा कि यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो जेल में है, जबकि अंदलीप अब्बास ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आजाद हैं। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की मिसाल दी साथ में कि देखें वो भी जेल में है, साइफर केस खत्म हो गया लेकिन वो अभी तक जेल में है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ दफन हो चुका है। हालात ये हैं, हम भी जब अदालत जाते हैं,
जज कहते हैं इनके हाथ बंधे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने का कहा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में तो इमरान खान साहब तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं। लोग हमसे रोज पूछते हैं कोई डील होने लगी है। 26वीं आईनी तरमीम पर असेंबली में आवाज उठानी चाहिए। सलमान सफदर को इमरान खान ने कहा था कि अलकादर केस में सारी क़यादत आपको सपोर्ट करेगी। इमरान खान के केसेस अदालतों में नहीं सुने जा रहे, यही प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे। अलीमा खान ने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने पर हमसे बात ना ही करें तो अच्छा है। यानी उन्होंने कहा कि इस पे बात नहीं करते, अगर कोई मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं तो जाने दें। वैसे जो इमरान खान साहब से पहले वाला मुतालबा था एस्टेब्लिशमेंट का कि माफी मांगे, नाक से लकीरें निकालें, वो तो मुतालबा मेरे ख्याल में अब खत्म हो गया। और अलीमा खान साहबा ने एक और बात की है कि बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बहाल हुई है और अगर वो इज्जत दोबारा खराब करवाना चाहते हैं तो मिलिट्री कोर्ट में उठा के इमरान खान साहब को ले जाएं। फिर यहां पे अबाद फारूक की मुलाकात हुई बाहर अलीमा खान साहबा से, तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे बाकी लीडरशिप को भी होना चाहिए, जिस पे अलीमा खान साहबा ने उन्हें मना किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये तो एक बहाना है इमरान खान को जेल में रखने का, और इमरान खान को ये सिर्फ जेल में रखना चाहते हैं देर तक। इनकी जरूरत नहीं है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, हिम्मत है तो लेकर जाकर दिखाएं, पूरी दुनिया में इनका तमाशा बन जाएगा। और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोई इज्जत बहाल हुई है, ये इज्जत भी खराब अगर करनी है तो फिर ये कर ले। अलीमा खान साहबा ने ये भी कहा। और फील्ड मार्शल के ओहदे के बारे में उन्होंने कहा जी ये बात कभी ये हुआ नहीं कि फील्ड मार्शल की जरूरत पड़े, सिर्फ अयूब खान के वक्त ये हुआ था, लेकिन हम इस पर कम ही बात करें तो बेहतर है। वो नहीं चाह रही थी कि ज्यादा मुसीबतें बढ़ाएं अपने लिए या अपने भाई के लिए। इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब को जो है वो कहा गया कि आप पॉलीग्राफिक टेस्ट दें, उन्होंने इनकार कर दिया। ये टेस्ट होता है जी, आपको सच और झूठ का मशीनों के जरिए पता चलता है। यानी जब आपके पास सबूत नहीं होते, शवाहिद नहीं होते, 2 साल गुजरने के बाद जब आपको कोई सबूत नहीं मिला, आपको कोई शवाहिद। कुछ थोड़ी सी बेहतर खबरें आई हैं कि अब मुज़ाकरात चल रहे हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गए मुज़ाकरात करने के लिए, और इसका एक रीज़न भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मुमकिन तौर पे हुकूमत बनाकर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बड़ी लंबी एक स्ट्रगल की है। 40 दिन तक उन्होंने वहाँ पे धरना दिया, उन्होंने एहतजाज किया, बहुत सारी लाशें गिरी। इस बीच में सिविलियंस जो हैं वो बड़ी तादाद में शहीद हो गए, कुछ पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और झड़पें होती रहीं। एक दिन पहले जो लड़ाई हुई वो बड़ी खौफनाक थी। उसमें इतला आई कि उस लड़ाई में 8 के करीब कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों का या सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में कहा जाता है उनकी भी शहादत हुई है। और लोगों ने दोनों तरफ से दरख्त काट के फेंक दिए थे और बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का दोबारा फ़ैसला किया गया। तो अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर धरने देकर बैठे हुए हैं और वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल मुजफ्फराबाद पहुँचे, और बिलावल को क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देनी है तो बिलावल को थोड़ा सा मार्जिन दिया जाएगा कि वो मुज़ाकरात करवाएं, और जितनी को क्रेडिबिलिटी बनती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो वो बिलावल को कोशिश करेंगे उसको लॉन्च करें और कश्मीर के अंदर थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के लिए फ़िज़ा बनाई जाए। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी को ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी गई थी, और पीपल्स पार्टी का ही फैसल राठौर वहाँ पे वज़ीर आज़म था, तमाम फ़ैसले उसने ही किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें ऐसा लगता है कि अब अंजाम की तरफ जा रही हैं, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके मुतालबात तस्लीम होने की सूरत में इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा था कि इस नफ़रत को फैलाने की बजाय मामले को बातचीत से हल करना चाहिए, तो बातचीत शुरू हो गई है। अब इसमें जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया है। पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि तवील मुज़ाकरात के बाद क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च को आलमी तौर पर मुलतवी करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है। यानी आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो 16 जुलाई है, अभी 5 दिन मज़ीद बाकी हैं, तो 21 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए या मुतालबात मंजूर ना हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। वादे रहे कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, कॉल ऑफ नहीं किया गया,
तमाम जारी जो धरने हैं वो हस्बे साबिक बरकरार रहेंगे और अवामी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये फ़ैसला तहरीक के इख्तिताम का नहीं बल्कि मुज़ाकरात को एक मौका देने का फ़ैसला है। अब निगाहें हुकूमत के अमली इक़दामात पर हैं। अगर वादे पूरे हुए तो ये अवामी जद्दोजहद की कामयाबी होगी और अगर वादा खिलाफ़ी की गई तो 22 जुलाई को अवाम दोबारा अपने आइनी और पुरअमन हक़ के लिए मैदान में होंगे। अल्लाह ताला हक़ और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नसीब फरमाए। मामला ये है कि अब कुछ चीज़ें तय होने की तरफ जा रही हैं। उसका रीज़न ये है, ना तो आज़ाद कश्मीर के अवाम पीछे हटते हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही थी। मसला ज़्यादा आकर फंसा हुआ था 12 नशिस्तों पर। तो वो जो 12 नशिस्तें हैं वो गले की हड्डी बनी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि इन 12 नशिस्तों के ज़रिए से ही बड़े आराम से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई जा सकती है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन से बाहर चली गई है और कलअदम होने के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये सिचुएशन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए उतनी बुरी नहीं है। धांधली वादली करके पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जा सकती है। अब इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मौजूदा हालात के तनाज़ुर में 13 जुलाई को एक ख़त लिखा था और 14 जुलाई 2026 को उनको वो ख़त मिला था और तमाम हालात उन्हें बताए गए थे आसिम मुनीर साहब को। और उन्होंने फौरी तौर पे जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ भेजा। अब वो कहते हैं जनाब के जो मुज़ाकरात हैं वो 15 जुलाई को हुए, यानी कल के दिन में मुज़ाकरात हुए और उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे और उनके ऊपर बड़ी डिटेल बातचीत हुई। अब जो कमर रज़ा साहब हैं, उन्होंने जो ओवरसीज़ फाउंडेशन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च आप रोक लें और इस बात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल किए जाएंगे। तो अब 5 दिन का टाइम रख दिया गया है, धरने जारी रहेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। ये है जनाब मामला। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें आ गई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी इसके अंदर आ गया है। तो अब अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी वहाँ पे जो मकामी सहाफ़ी हैं या जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो लोग धरने में मौजूद हैं, उन लोगों के ज़रिए से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची वो क्या है, ये अभी तक बज़िद है कि 12 नशिस्तें जो मुहाजिरीन वाली हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ या कम से कम उनका ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएं या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिराएं। तो कम से कम ये तो किया जाए। अब 6 नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। ये कहा गया कि 6 सीटें हम फौरी तौर पे ख़त्म कर देते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है कश्मीर का वो ये फ़ैसला दे चुका है कि ये जो सीटें ख़त्म होंगी ये 2/3 अक्सरियत के साथ ही होंगी, ये उसके बगैर नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट की ज़िद होती है सारी, और कोई चक्कर नहीं होता। जब वो चाहेंगे तो वो हो भी जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो 6 नशिस्तें वो कहते हैं जी ख़त्म कर दी जाएंगी। 6 नशिस्तों का फ़ैसला इलेक्शन के फ़ौरन बाद हो जाएगा। और ये भी बात की जा रही है कि ये 6 नशिस्तों का आने वाली हुकूमत में वोट होगा या नहीं होगा। यानी वज़रा आप इनको बना दें लेकिन आप इनको वोट का हक़ ना दें, वज़ीर आज़म बनाने में या गिराने में आप इसको वोट का हक़ ना दें। अब यहाँ पे मामला फंसा हुआ है, बातचीत हो रही है, देखें नतीजा क्या निकलता है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कलअदम का जो टैग लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, वो टैग ख़त्म किया जाए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जो संगीन नौइयत के मुकदमात बनाए गए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों पर, वो मुकदमात भी ख़त्म करवाए जाएँ। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो मामला हल हो जाएगा। मामला बातचीत से ही हल होना चाहिए। आप जितनी मर्जी लड़ाई करें, अपनी आवाम से लड़ना कोई दानिशमंदी नहीं होती। बातचीत करें, मामले को हल करें, लोगों को उनके घरों में भेजें, कारोबार ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक लाएं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नज़र में। मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे इसके बारे में, लेकिन मेरी नज़र में उन्हें एक डिमांड रखनी चाहिए कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा इलेक्शन को आगे ले जाएं और वो अपनी जमात को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इन इंतखाबात में उतारें। जितनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस वक्त मकबूलियत है, जितने वो ताकतवर हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्हें शिकस्त देना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बजाय इसके कि बाकियों की मिन्नतें करते रहें, उनके तरले करते रहें, बार बार सड़कों पर आकर बैठते रहें, मुतालबात करते रहें, टाइम ज़ाया करते रहें अपना भी लोगों का भी, इससे बहुत बेहतर है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं आम कश्मीरी, वो इलेक्शन लड़ लें और वहाँ तो पैसा भी नहीं लगेगा।
आम कश्मीरी इलेक्शन लड़ें, पॉलिटिकल पार्टियों को शिकस्त दें, अपनी हुकूमत बनाएं और अपनी हुकूमत बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर के वो तमाम फैसले जो वो करवाना चाहते हैं वो खुद करें। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। 2 महीने का टाइम मांग लें इलेक्शन में, कोई बात नहीं, इलेक्शन थोड़ा आगे चला गया, पहले भी इलेक्शन आगे जाते रहे हैं, तो अगर इलेक्शन 2 महीने 3 महीने आगे भी चला जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी जमात को लेकर आए इलेक्शन के, और अगर उनके लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं ऑलरेडी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो फिर वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और वो इलेक्शन लड़ें, फिर भी लड़ें, लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ें और मैदान को खाली ना छोड़ें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर आवाम की आवाज़ उठा रही है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाए और वहाँ बैठकर आवाम की आवाज़ उठाए, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। तो ये मेरी गुजारिश है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से। बहरहाल वो अपना फ़ैसला खुद ही करेंगे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, क्योंकि दिलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हम जानते हैं। फजलुर रहमान साहब जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े आलाकार बने हुए थे, जब फजलुर रहमान साहब जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की सरकार को गिरा रहे थे और एक जाली हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है उसको लाकर मुसल्लत कर रहे थे, जिसमें अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल था इनको, तो उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब ऐसी तकारीर किया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि शायद फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हैं, ताकि अवामी तायीद या अवामी हमायत उनके साथ रहे। तो अब हम नहीं जानते कि फजलुर रहमान साहब वाकई इनकलाबी हो गए हैं या एक नया खेल खेला जा रहा है। देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर इमरान खान दे देते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा दे देता या कोई और ऐसी जमात जो वाकई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट देती, तो अब तक बेशुमार कार्रवाइयाँ हो जाती। लेकिन फजलुर रहमान और उनके लोग डटे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब का एक नया स्टेटमेंट भी मंजर आम पे आया है और इसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है जिसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। ऐवान नहीं, अब इस मैदान की हैसियत है, इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10 हों, इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पे रखते हैं। फजलुर रहमान साहब, ये पार्लियामेंट आज जाली नहीं हुई, ये पार्लियामेंट पहले दिन से जाली है। पहले दिन इनको फॉर्म 47 जारी किया गया था। आपकी अपनी सीट फॉर्म 47 पे है, नूर आलम खान जो आपका एमएनए है उसकी सीट फॉर्म 47 पे है और आपकी पार्टी को बहुत सारी चीज़ें फॉर्म 47 के मुताबिक मिली हैं। आपने सेनेट की सीट लेने के लिए फॉर्म 47 वाली गेम डाली, वहाँ पे भी आपने जालसाजी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पे आपने अपने पास रख लीं। उस वक्त आपको जमहूरियत याद नहीं आई जिस वक्त आप जर्नैलों के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे, यानी जनरल बाजवा के साथ बैठकर आप इमरान खान की हुकूमत गिराएं तो वो जमहूरियत है, लेकिन आज आपके खिलाफ कोई बात करे तो वो जमहूरियत नहीं है। ये सारी कहानी है। मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट फजलुर रहमान साहब को शायद लॉन्च कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। ये गालम गलोच एक दूसरे के साथ करेंगे। हो सकता है फजलुर रहमान साहब के बंदों में थोड़ी बहुत सख्ती की जाए, फजलुर रहमान साहब को 4 दिन हो सकता है जेल में भी भेजा जाए, या हो सकता है कोई मुकदमात बनाए जाएँ, थोड़ा सा माहौल बनाया जाए और इस माहौल के नतीजे में फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत ऊपर आ जाए और फिर अगले इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा दिया जाए। ये भी मुमकिन है, क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब की अगर मकबूलियत को इस वक्त कम करने की कोशिश करनी वो तो हो नहीं सकती, तो उनके मुकाबले में किसी और को अगर मकबूल बनाना है तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जहाँ इतने सारे कड़वे घूंट पिए हैं वहाँ ये एक और कड़वा घूंट भी पी लें। यानी जर्नैलों से खुफिया मुलाकातें इन्होंने की, जुल्म के ऊपर इन्होंने खामोशी इख्तियार की, रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार के तौर पे काम किया, मखसूस नशस्तें इन्होंने कबूल की, आइनी तरमीम के अंदर इन्होंने बार बार सहूलतकारी की, फॉर्म 47 इन्होंने कबूल किए और अब भी इक़्तिदार में हिस्से की लड़ाई है। जब इक़्तिदार में हिस्सा मिल गया तो फजलुर रहमान साहब खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनकी असूली से ज़्यादा वसूली की सियासत होती है, ये हम हमेशा देखते रहे। जावेद हाशमी साहब ने भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान साहब से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा जावेद हाशमी साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख लें। उन्होंने कहा मेरी जब फजलुर रहमान से बातचीत हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने तकरीर की है, उनकी जमात ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। फजलुर रहमान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके वालिद से मेरा एक ताल्लुक़ था, कुरान सुनता रहा मैं उनके कदमों में बैठ के। तो मौलाना साहब ने बात तो सच की है, लेकिन परवीन शाकर का एक शेर याद आता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ अर्सा पहले मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन से 15 महीने पहले, यानी 1.25 साल पहले,
पाकिस्तान के मालिकों ने उनसे रब्ता किया था और इलेक्शन के नतायज का फैसला 15 महीने पहले कर लिया गया था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब नहीं बोले। जब पाकिस्तान के मालिक या जर्नैल फजलुर रहमान साहब से रब्ता करके इलेक्शन से 15 महीने पहले ये बता रहे थे कि जनाब इलेक्शन के ये नतायज आने हैं, उस वक्त नहीं इन्होंने पोल खोला कि जनाब इलेक्शन तो पहले से ही रिग हो गया। लेकिन जावेद हाशमी साहब को वो ये बता रहे हैं बाद में। फिर फजलुर रहमान साहब की क्योंकि 15 सीटें बताई गई थी, वो 5 निकली बाद में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। फिर उन्होंने एक और बात की फजलुर रहमान साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने बताई कि 50 अरब रुपए में असेंबली की नशिस्तें फ़रोख्त की गई हैं। तो इस तरीके से अगर 2 नंबरी हो रही है जो जावेद हाशमी साहब ने भी अब बेनकाब की है, तो अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ना करवाएं, आपस में ही फैसला कर लें कि जिसको बिठाना है जिसको नहीं बिठाना। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा यहूदी का कार्ड खेला, मज़हब का कार्ड खेला अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे इमरान खान को हमेशा यहूदी का एजेंट कहा फजलुर रहमान साहब ने। और यहाँ फजलुर रहमान साहब को उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रज़ा हयात हराज ने यह स्टेटमेंट दिया कि फजलुर रहमान ने रॉ और मूसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी जो इल्ज़ामात फजलुर रहमान साहब दूसरों पे लगाते थे आज उनके अपने ऊपर लग रहे हैं। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, फजलुर रहमान साहब इन मामलात से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई मुश्किल है, नहीं, ये फजलुर रहमान साहब थोड़े से हीरो बनेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकलाबी हो गए हैं। लेकिन आप खातिर जमा रखिए, फजलुर रहमान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो खुद एलीट क्लास हैं और वो खुद स्टेटस को हैं। वो स्टेटस को के बगैर नहीं रह सकते। वो हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, वो आइंदा भी स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। फजलुर रहमान साहब कभी कोई ऐसी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वो हमेशा के लिए आमने सामने आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत मैं आपको बता रहा हूं, फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पे सबको बहुत गुस्सा है कि वो शोहदा की बात फजलुर रहमान ने की। लेकिन क्या फजलुर रहमान के उस जुमले ने शोहदा की ज़्यादा तजलील की है, या जो शोहदा की लाशें इस वक्त 1 हफ्ते से बलूचिस्तान में सड़क पे पड़ी हुई हैं वो ज़्यादा तौहीन हुई है लाशों की? मुझे बताएं ना, शोहदा की बड़ी तौहीन कहाँ पे हुई? फजलुर रहमान के एक जुमले ने शोहदा की ज़्यादा तौहीन की है, या 30 लाशें जो कोयटा में सड़कों पे रखी हुई हैं और वहाँ पे मुतासरीन बैठे हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से, वो लाशें दफनाई नहीं जा रही, शोहदा की ज़्यादा तौहीन वहाँ पे हो रही है। पहाड़ पे लाशें पड़ी हुई थी, उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था। वो शोहदा की तौहीन नहीं हो रही थी कि शोहदा की लाशें पहाड़ पे पड़ी हुई हैं, उठाने कोई नहीं जा रहा। फिर लोगों ने किराया करके वहाँ से ट्रक और पिकअप्स ये हासिल की, मज़दूरों को लेकर गए, वहाँ से लाशें उठाकर अपनी मदद आपके तहत लेकर आए। वो शोहदा की तौहीन नहीं थी। तो बलूचिस्तान के शोहदा के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जो लोग रोज़ाना प्राइम टाइम के अंदर कई प्रोग्राम कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के बारे में कि उन्होंने एक जुमला बोल दिया, वो लोग बलूचिस्तान में पड़ी हुई लाशों पे बात क्यों नहीं कर रहे? फजलुर रहमान को बाद में हीरो बना लेना भाई। वो जो कौम के हीरो जिनको दफन होना है उनकी पहले बात कर लो थोड़ी सी कि उनकी लाशें पड़ी हुई हैं सड़कों के ऊपर,